हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्शन फॉर ड्रीम में। अगर उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करवाना चाहता हूं जो एग्जामिनर का जिन पे ज्यादा फोकस बनता है, जो एग्जामिनर के द्वारा ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे फिजिक्स के हर पेपर में, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पेपर में। तो पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ओके, फर्स्ट पेपर। और इसी तरीके से सेकंड और थर्ड में भी आपको मोस्ट क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। पहले अपन बात करेंगे ओनली फर्स्ट पेपर की, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अपने हर पेपर में 4 यूनिट है। आप सभी को बताया थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से थर्ड और फोर्थ यूनिट है। हर पेपर की आपके इसी प्रकार सिमिलरली सेकंड और थर्ड पेपर में भी कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। तो अपन ओनली एग्जाम पैटर्न को देखें तो अपन को ओनली एग्जाम में कितने क्वेश्चंस करने हैं? ओनली 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो उन्हीं को बेस रखते हुए मैं ओनली आपको स्टैटिक्स पहले अपन पढ़ रहे हैं। स्टैटिक्स में जिसमें थर्ड पेपर फर्स्ट की थर्ड और फोर्थ यूनिट आती हैं, उनको उनमें जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन आज सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। थर्मोडायनेमिक्स अपन इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। पहले अपन स्टैटिक्स पे जो मोस्ट क्वेश्चंस है वो आपके सामने लेकर आने वाला हूं मैं, और जिससे आप उन क्वेश्चंस को करो ताकि कम समय में आप कुछ ज्यादा कुछ सीखो और अच्छे मार्क्स अपन बना सके एग्जाम में। ओके, तो अपन अब वो क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं एग्जाम के तौर पे, तो वो क्वेश्चंस अपन 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। ओके, तो देखिएगा वो क्वेश्चंस। तो अपन पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपको पहले क्वेश्चंस करवाने वाला था। तो पहले बात करेंगे अपन पेपर फर्स्ट में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पहले अपन पढ़ने वाले हैं। इसके जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट पेपर का, जो सेकंड पार्ट है, आपको पता है 2 यूनिट थर्मो में से है और 2 यूनिट स्टैटिक्स में से है। तो अपन पहले स्टैटिक्स की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक्स क्या? एक मैथ्स की ब्रांच है। मैथ्स की ब्रांच है। तो अब आप बोलोगे कि स्टैटिक्स की फिजिक्स में क्यों जरूरत पड़ी कि मैथ्स की ब्रांच को यहाँ यूज किया गया? तो फिजिक्स में ऐसी कौन सी कंडीशंस बनी ताकि अपन को क्या यूज करनी पड़ी, स्टैटिक्स यूज करनी पड़ी? तो स्टैटिक्स तब एक केवल और केवल उन्हीं कंडीशंस में यूज होती है जब चीजें क्या हो? अनकाउंटेबल हो, जब चीजें क्या हो? अनगिनत हो। स्टैटिक्स का यूज कब होता है? जब चीजें क्या हो? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हो, अनगिनत हो। अब आप बोलोगे कि अनगिनत कैसे? यहाँ पे ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो अनगिनत हुई? तो मैं बात कर लेता हूँ गैस की। गैस को किस में मापते हैं? मोल में। तो आपको पता है एक मोल में गैस के कितने अणु होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मोलिकुल्स इतने होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज क्या है? अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे फिजिक्स में तभी स्टैटिक्स पढ़ना पड़ा अपने को, या यूज किया गया स्टैटिक्स का, जब चीजें क्या हो? अनकाउंटेबल हो। तब अपन को क्या पढ़नी पड़ती है? फिजिक्स में स्टैटिक्स पढ़नी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक्स कितने टाइप की होती है और किन किन वैज्ञानिकों द्वारा स्टैटिक्स दी गई। ओके, तो स्टैटिक्स एक होती है क्लासिकल स्टैटिक्स, चिरसम्मत सांख्यिकी। दूसरा पार्ट है इसका क्वांटम स्टैटिक्स। ओके, स्टैटिक्स कितने प्रकार होते हैं? क्लासिकल स्टैटिक्स और क्वांटम स्टैटिक्स। क्लासिकल स्टैटिक्स किसके द्वारा डिफाइन की गई? मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा दी गई। क्लासिकल स्टैटिक्स क्या कहती है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान इस सांख्यिकी में कहता है कि यह स्टैटिक्स उन कणों के लिए दी गई जो क्या है? स्थूल निकाय है, स्थूल कण है या बड़े कण है,
मैक्रो पार्टिकल्स। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वांटम स्टैटिक्स की। तो यहाँ पे तो क्या था, कणों का अध्ययन किया जाता है, जो क्या है, बड़े हैं, स्थूल कण है, जो जिन कणों को अपन क्या देख सकते हैं, उनमें स्पिन का रोल फॉलो नहीं होता, जो स्पिन पे क्या नहीं करते, निर्भर नहीं करते। स्पिन क्यों नहीं करते, स्पिन चक्रण पर निर्भर, क्योंकि ये बड़े कण होते हैं, स्थूल कण होते हैं, तो इनकी स्थिति अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन क्वांटम स्टैटिक्स में क्या होता है, किसका अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म कणों का। माइक्रो माइक्रो पार्टिकल। ओके, तो माइक्रो पार्टिकल में क्या होते हैं, अपन अपनी आंखों से सूक्ष्म कणों को स्थिति, उनके चक्रण को, स्पिन को नहीं देख सकते, इसलिए इसको दो भागों में तोड़ा गया चक्रण को। वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या या चक्रण स्पिन क्या हो, पूर्णांकी हो, 0 1 2 अप टू सोन। ओके, दूसरा चक्रण अवस्था क्या बनी, जो क्या हो, अर्ध विषम पूर्णांकी हो। ओके, हाफ ओड इंटीजर, और ये क्या है, इंटीजर। तो इस सांख्यिकी के अंदर जिन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, पूर्णांकी होती है, उन कणों को क्या कहते हैं, बोसोन। बात करूं इसकी, जिन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या क्या हो, अर्ध विषम पूर्णांकी, उन कणों को क्या कहते हैं, फर्मियोन। उन कणों को क्या कहते हैं, फर्मियोन। तो जिस स्टैटिक्स में बोसोन को क्या किया जाता है, जिन कणों का अध्ययन किया जाता है, उस स्टैटिक्स को किसके द्वारा दिया गया, बोस आइंस्टीन के द्वारा। और इसी तरह फर्मियोन के कणों का अध्ययन चक्रण जिस सांख्यिकी में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फर्मी डिराक। फर्मी डिराक सांख्यिकी। तो अपन इस चैप्टर में जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक तो बनता है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, एक बनता है फर्मी डिराक सांख्यिकी, और एक जो बहुत ही मोस्ट है वो कौन सा है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। इसके द्वारा कौन सी सांख्यिकी दी गई, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। ओके, तो ये तीनों पे जो क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, उसकी लैंग्वेज भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, किस तरीके से वो लैंग्वेज आएगी, और उन्हीं पे अपन अब डिस्कस करने वाले। सीधा मैंने ये चीजें आपको इसीलिए पहले बताई ताकि ये क्वेश्चंस करते टाइम आपको पता लगे, तो आपको अच्छे से पहले ही समझ आ जाए। ओके, फिर उन क्वेश्चंस पे आता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं अपन, अब सीधा मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, क्योंकि इतना अपने पास टाइम नहीं बचा है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी आपको पता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा डिफाइन की गई। इसमें किन कणों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रो स्टेट मतलब स्थूल कण, बड़े कण, जिनकी चक्रण क्या देख सकते हैं अपन आंखों से देख सकते हैं। तो अपन बात करते हैं सीधा क्वेश्चंस पे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएगा और अपन को किस तरीके से उसका सॉल्यूशंस करना है। तो अपन सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो मान लेते हैं अपन किसी निकाय में कितने अणु, n अणु ले लेते हैं, और उसमें ऊर्जा स्तरों में वितरण करने के तरीके देखते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स उस अणुओं को ऊर्जा स्तरों में किस तरीके से व्यवस्थित करता है, और उसको प्रायिकता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो लिखते हैं इसके लिए, माना किसी निकाय में
अणुओं की संख्या एन, कैपिटल एन हो तो यदि आणविक ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या को किससे प्रदर्शित करें, एन से प्रदर्शित करें। एन से प्रदर्शित करें तो इन कणों को अलग अलग ऊर्जा स्तरों में वितरण करने के तरीके प्रायिकता फलन से प्रदर्शित करेंगे अपन। तरीके यदि किससे प्रदर्शित करें, प्रायिकता फलन से। प्रदर्शित करें तो आपको पता है प्रायिकता फलन से अपन सांख्यिकी के अंदर गणों को किस तरीके से रखते हैं, प्रायिकता को किससे लिखते हैं, W से या इस प्रकार से डिनोट करते हैं, लेकिन अपन किससे लिखते हैं, ओनली W से लिखेंगे। या ओमेगा बोल दो आप तो क्या होता है n फैक्टोरियल बटा n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल अप टू सो ni फैक्टोरियल। ओके, तो इन अणुओं को अलग अलग ऊर्जा स्तरों में अपन वितरण करने के तरीके प्रायिकता फलन से इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो इसको अपन आप किस तरीके से लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, तो इसको सीधा किससे लिख देंगे, ni फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राशियों का गुणनफल, तो इसके लिए अपन क्या लगा देंगे, पाई आई। क्या है यहाँ पे पाई आई, राशियों का गुणनफल। ओके, इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब अपन बात करते हैं यदि इन अणुओं को रखने के लिए अपन सांख्यिकीय भार या अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं, जिसे किससे लिखा जाता है, GI से। मतलब इन अणुओं को अलग अलग ऊर्जा स्तरों में रखने के तरीके कितने हो सकते हैं इन अणुओं को, तो अपन इनको भी यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, W इक्वल टू n फैक्टोरियल बटा n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल ni फैक्टोरियल। इनटू में क्या करेंगे, इन अणुओं को रखने के लिए यदि सांख्यिकीय भार का क्या करें अपन उपयोग करें, तो कुल इन अणुओं की कुल प्रायिकता क्या होगी, तो इन अणुओं को रखने के तरीके क्या होंगे, G1 N1 G2 N2 अणु को सांख्यिकीय भार G2 से तथा N1 अणु को G1 से, ऐसे से अप टू सोन GI Ni। तो इसे भी इसी प्रकार लिख देंगे। अपन ने यहाँ पे क्या किया था, N2 N1 फैक्टोरियल N2 N3, तो इसको क्या लिखा था, पाई आई Ni n फैक्टोरियल, नीचे भी क्या होगा Ni का फैक्टोरियल, इनटू में क्या होगा GI इनटू Ni। ओके, तो ये क्या है, पाई आई यहाँ पे Ni का भी गुणनफल है और Gi का भी। तो इसे क्या करते हैं अपन, Ni को n फैक्टोरियल को बाहर ले लेते हैं और इनके साथ ही दोनों का गुणा कर देते हैं। W बराबर क्या होगा, फैक्टोरियल n बार, और ये क्या होगा, पाई आई Gi Ni अपॉन में Ni का फैक्टोरियल। ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये पाई आई क्या है, यहाँ पे राशियों का गुणनफल है, जो क्या है सांख्यिकीय भार के भी साथ है, और क्या है यहाँ पे अणुओं की संख्या N1 N2, यहाँ पे इसे क्या लिखा था हमने, Ni का फैक्टोरियल। ओके, तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें
गैस के अणुओं की साम्य अवस्था का रूल फॉलो करता है कि गैस साम्य अवस्था में गैस के अणुओं की स्थिति क्या होती है। तीन स्थिति बताई थी मैंने, जो हाई स्टैटिक्स में क्या होती है, फॉलो होती है, वो स्थिति बननी ही चाहिए स्टैटिक्स के अंदर, तभी क्या होगी, स्टैटिक्स फॉलो होगी। ओके, तो अपन वो तीनों स्थितियां देखते हैं। इक्वेशन 2 आ चुकी है अपने पास। अब क्या करते हैं अपन, साम्य अवस्था में गैसों के पर जो शर्तें लागू होती हैं वो लिखते हैं। तो वो पहली शर्त होती है कि गैस के अणुओं की संख्या नियत होती है। सेकंड होती है गैस के अणुओं की ऊर्जा नियत होती है, तथा तीसरी है गैस की अधिकतम प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो लिखते हैं गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, नियत होती है साम्य अवस्था की स्थिति में। अपन स्टैटिक्स इसके लिए पढ़ रहे हैं गैसों के अणुओं के लिए, तो गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, नियत होती है। तो समेशन ऑफ Ni गैस के अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होती है, नियत कांस्टेंट। यदि इसका अवकलन करें अपन, डेल Ni इक्वल टू क्या होगा, 0। इसे इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, 3rd। अब बात कर लेता हूं मैं सेकंड की, कि गैस के अणुओं की ऊर्जा क्या होगी, नियत। अणुओं की कुल ऊर्जा नियत होती है। तो इसे भी इसी प्रकार लिख लेंगे। समेशन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या ले रहे थे, राशियों का गुणनफल, जिसे अपन योग क्या किससे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Ni से। तो समेशन ऑफ I यहाँ पे क्या ले लेते हैं अपन, Ei, तो क्या होगी, गैस के अणुओं की ऊर्जा, और ये क्या है, Ni गैस के अणु, इक्वल टू क्या होगी, नियत। गैस के अणुओं की कुल ऊर्जा क्या होगी, नियत। तो इसी का भी इसी तरीके से अवकलन कर लेते हैं अपन, Ei डेल Ni। Ei तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो क्या होगा, 0। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 4th। अपन बात कर लेते हैं 3rd पे, कि तीसरी कौन सी शर्त है साम्य अवस्था की गैसों के लिए, गैसों की अधिकतम प्रायिकता, W मैक्सिमम। तो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, समेशन ऑफ I लॉग W क्या है, मैक्सिमम, इक्वल टू log 1, और इसका अवकलन करेंगे तो log W मैक्सिमम इक्वल टू 0। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, दोनों ओर से log लेंगे। इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, दोनों ओर से log लेने पर फिर क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 3, 4 और 5 का इनका यूज करेंगे सेकंड में। तो पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 2 का log लेने पर, तो मैं इस साइड वाला आपको दिख रहा होगा, ये उतार लेना, और अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, है ना। तो समीकरण 2 क्या थी अपने पास, log W इक्वल टू n फैक्टोरियल पाई आई जी आई की घात Ni अपॉन में क्या था, Ni फैक्टोरियल। अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 का log लेने पर क्या होगा, log W इक्वल टू log n फैक्टोरियल पाई आई अपॉन में Ni फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि log a इंटू log b का फॉर्मूला बन रहा है। तो अपन log a इंटू b को कैसे लिखते हैं, log a इंटू b को लिखते हैं अपन log a प्लस log b। ओके, तो लिख लेते हैं log w इक्वल टू log n फैक्टोरियल प्लस पाई आई ऐसे वैसा। क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन, log a अपॉन log b का फॉर्मूला बन रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं। log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b।
log n i का फैक्टोरियल। क्या किया अपन ने, ओनली log के फॉर्म को खोला है। यहाँ पे तो बन रहा था log a इंटू बी, और इसके अंदर क्या बन रहा था, log a अपॉन में b। तो अब अपन क्या करते हैं, स्टर्लिंग सूत्र लगाते हैं। जो क्या होता है, सूत्र जो क्या होता है, जैसे कोई भी फॉर्म में आ जाए आपके पास log n, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन स्टर्लिंग सूत्र से, n log n माइनस n। ये चीज याद रखनी है आपको। यहाँ पे देखो ये चीजें बन रही हैं अपने पास, तो इसी तरीके से अपन क्या लिखेंगे, इसको स्टर्लिंग सूत्र का यूज करने पर। तो स्टर्लिंग सूत्र क्या था, जैसे log की फॉर्म में आपको कुछ भी यहाँ पे मान आए तो उसको किस तरीके से लिखना है, n log n माइनस n। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे इसको ये और खोल लेते हैं। आपको पता है log m की पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n log m। तो और इसको इजी वे में करते हैं, log w इक्वल टू log n फैक्टोरियल प्लस पाई आई को क्या लिख देते हैं अपन, समेशन ऑफ i। इसके अंदर log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं, n क्या है इसमें, ni log gi माइनस log ni का फैक्टोरियल, ऐसे का ऐसा। अब लगाते हैं अपन स्टर्लिंग सूत्र से, इसका यूज करते हैं अपन यहाँ पे। तो क्या होता है, log w इक्वल टू n log n माइनस n फैक्टोरियल प्लस, फैक्टोरियल हट जाएगा यहाँ से स्टर्लिंग सूत्र में, प्लस समेशन ऑफ। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ni इंटू में log gi है, तो ni ऐसे का ऐसा, और ये यहाँ पे log की फॉर्म में स्टर्लिंग सूत्र बन रहा है। तो क्या क्या लिखेंगे इसे, log gi इंटू log gi माइनस 1 माइनस ni log ni माइनस ni। ओके, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, अवकलन करना है। इसको अवकलन क्यों कर रहे हैं अपन ने, यहाँ पे थर्ड शर्त क्या लिखी थी कि log मैक्सिमम प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तो इसका यूज करेंगे अपन। अब क्या करेंगे, इसका इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं इसको। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 6 का क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो अवकलन करते हैं हम इसका, इधर इसको साफ करके। इक्वेशन 6 अपने पास ये आई थी, बाकी मैंने साफ कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 6 का अवकलन करेंगे, और जो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ है उनका यूज इस इक्वेशन थर्ड में जो अवकलन के बाद जो वैल्यू आएगी उनमें यहाँ पे ये चीजें रखेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन 5 में रखेंगे। ओके, तो अपन पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं इसका। तो log w इक्वल टू n क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट राशि मैंने बताया था, क्या बताया कि अणुओं की कुल संख्या क्या होती है, नियत होती है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 प्लस समेशन ऑफ i। इसका किस तरीके से कर लेते हैं भाई, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के इनटू से। तो फर्स्ट ऑर्डर ऐसा का ऐसा, ni gi क्या है, कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे का ऐसा log gi इन तो क्या हो जाएगा डेल ni, ठीक है, माइनस। अब इसका करते हैं इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, ni log ni का क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन ni इंटू ni का क्या होगा डेल ni प्लस ni। ओके, अब यहां से एक चीज देखो, ये चीज मैंने नहीं बताई। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन थर्ड देखना, समेशन ऑफ i n इक्वल टू क्या है n है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है समेशन ऑफ, ये इसमें पूरा कॉमन है तो सारों के साथ बिंदु में। तो यहाँ पे क्या है, ये n और समेशन ऑफ ni, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के। तो ये वाली टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये तो हटा ही दो आप, ये टर्म बनती है अपने पास। प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा log ni इंटू डेल ni। ओके, सेकंड फर्स्ट का क्या होगा अवकलन।
अब क्या करते हैं अपन, जो जो वैल्यू बची है वो लिख लेते हैं। log w इक्वल टू समेशन ऑफ आई, ये तो 0 हो गया पूरा पद, log देखो डेल एन आई डेल एन आई डेल एन आई, ये तो साइड में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, एन आई से एन आई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, log जी आई डेल एन आई और log एन आई डेल एन आई। तो क्या क्या सूत्र, क्या फॉर्मूला बन रहा है, log a माइनस log b का, तो इसे क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b। तो क्या हो जाएगा, जी आई एन आई अपॉन में एन आई, साथ में क्या चल रहा है कॉमन में, डेल एन आई, ओके, और माइनस माइनस ये डेल एन आई, ये यहाँ पे बचा है जो। अब क्या करते हैं अपन, डेल एन आई को क्या लिख लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो क्या बचा, समेशन ऑफ आई log जी आई एन आई अपॉन में एन आई माइनस 1, कॉमन क्या ले लिया हमने, डेल एन आई। क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 5 का यूज करते हैं, जो क्या अधिकतम प्रायिकता। तो log W मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं फ्रॉम 5, ओके। तो क्या log W मैक्सिमम इक्वल टू समेशन ऑफ आई log जी आई एन आई अपॉन में एन आई माइनस 1 इंटू डेल एन आई। अब क्या करते हैं अपन, इक्वेशन 5 का यूज कर लिया हमने। अब क्या करना है अपन, यहां से ये 1 जो पद बन रहा है अपने पास, इसको क्या करते हैं, यदि आईवी अवस्थाओं के लिए इस पद में जो 1 आ रहा है वो क्या होता है, आईवी स्तर के लिए नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि आईवी स्तर के लिए कितने अनकाउंटेबल अनगिनत अणु होते हैं। तो अनगिनत के लिए 1 को इस पद में क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। तो अपने पास सेकंड स्टेप क्या बचेगी, ओनली इसके बाद ये 1 यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ओनली ये स्टेप बचेगी। तो अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 3rd 4th का उपयोग करते हुए क्या लिखेंगे, log W मैक्सिमम इक्वल टू, तो ये ओनली कितना बचा है, log समेशन ऑफ आई log जी आई एन आई अपॉन में एन आई इंटू में डेल एन आई। अब क्या करते हैं अपन, यहां से जो 3 शर्त लिखी थी साम्य अवस्था की वो यूज करते हैं इसमें। इस साइड वाला मैं साफ कर देता हूं। लाग्रांज विधि से हल करने पर क्या किया हमने, इक्वेशन 3rd 4th और 5 का यूज किया है यहाँ पे ओनली, और ये इक्वेशन ये की है एज इट इज उतार दी। तो अब अपन क्या करेंगे, log W मैक्सिमम इक्वल टू डेल एन आई, क्या क्या रहा है इनमें सभी में कॉमन, और समेशन ऑफ आई भी सभी में कॉमन, तो ये बाहर ले लेते हैं। तो अपन क्या अपने पास क्या बचता है, log जी आई एन आई अपॉन में एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई, बाहर क्या ले लिया हमने, डेल एन आई इक्वल टू 0, ओके। तो अब अपन क्या करते हैं, log W मैक्सिमम इक्वल टू समेशन ऑफ आई डेल एन आई, किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये दोनों चीजें क्या क्या भेज देते हैं उधर, तो क्या बचेगा, ओनली अपने पास log जी आई एन आई अपॉन एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई। तो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा आई को उस साइड भेज देंगे, तो क्या बचेगा, जी आई एन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा ई आई। अब क्या करते हैं अपन, लो को इधर से भेज देते हैं, तो क्या क्या बन जाएगी, ई की पावर में जी आई एन आई अपॉन एन आई ई की पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या किया, लो को इधर सेंड किया, तो ये क्या बन गया, एंटी लॉग, ओके। तो अब क्या करेंगे अपन, इसका क्रम परिवर्तन कर देते हैं, तो क्या होता है, एन आई अपॉन में जी आई एन आई इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिखोगे,
1 अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई एन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है बाहर में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना में, तो जी आई एन आई अपॉन में ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। बस यही अपन को निकालना था, मैक्सवेल सांख्यिकी यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। ओके, तो बस ओनली मैक्सवेल सांख्यिकी में इतना ही आपको करना है, सारी चीजें आपको समझ आई होगी आई होप। तो ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपन किस पे करेंगे, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और फिर डिराक सांख्यिकी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।